कल हम रीडायरेक्ट पे थे। जासिम ने क्वेश्चन किया था आपसे 301 और 302 का, आपने बताना था अभी, लेकिन पहले हम रीडायरेक्ट की बात कर रहे थे। बाकी जो जिनको कंफ्यूजन हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जासिम, कैसे हो? ठीक है। अल्लाह शुक्र। आज भी कई लोगों का मुझे मैसेज आया कि हमारे इंटरनेट का इशू आज भी रिजॉल्व नहीं हुआ। कुछ कह रहे हैं कि हमें रिकॉर्डिंग काइंडली दे दें ताकि हम उससे बाद में क्लास ले लें। तो हम मैं ये चाह रहा हूँ कि आज जो है कंक्लूड कर लें सारी चीज़ें। बाकी यूट्यूब से जो है बाकी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उनके जो है मज़ीद अगर क्वेश्चंस हुए तो एक छोटा सा सेशन और बाद में उनके लिए स्पेशल रख लेंगे। और आपको भी कोई जो है कंफ्यूजन हुई तो उसके अंदर फाइनल जो है हम चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आज जो मैंने चीज़ें जी कवर करनी है उसके अंदर एक तो है हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस। ठीक है। और दूसरा उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाना है कि आप लोगों ने प्रोफाइल किस तरह बनानी है डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है जहाँ पर। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम कुछ जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो क्लियर कर लेते हैं। एक रीडायरेक्ट का कल जैसे ने पूछा था मुझसे, तो रीडायरेक्ट का वैसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन आज चूँकि हम दोबारा से एक न्यू जो है वो स्टार्ट किया है, तो रीडायरेक्ट का मैं आपको एक दोबारा आज बता देता हूँ कि रीडायरेक्ट का मतलब है कि एक यूआरएल को आप दूसरे यूआरएल की तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं। यानी एक है हमारे पास यूआरएल ए, लेट्स सपोज ये एक सेपरेट यूआरएल है, और इसके अलावा एक और हमारे पास यूआरएल है, उसको हम नाम दे देते हैं यूआरएल बी। ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई क्लिक करता है यूआरएल ए के ऊपर तो वो फर्स्ट यूआरएल ओपन नहीं होता, बल्कि वहाँ से एड्रेस ट्रांसफ़र हो जाता है यूआरएल बी के ऊपर, और वो यूआरएल बी जो है वो यूज़र को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, या अपने ब्राउज़र के अंदर जो यूआरएल फाइनल ओपन होता है वो यूआरएल बी ओपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने उसके पीछे एक रीडायरेक्ट लगाया होता है। पहले अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आम लाइफ से आपको दूं तो वो ये होगी कि आपने देखा होगा कि कई जगहों पे अभी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन हमको मिल जाता है कॉल ट्रांसफ़र का, या कॉल एक उसके लिए स्पेशल टर्म यूज़ होती थी, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन उसके अंदर ये होता था कि जब हमें कोई कॉल करता था ना, तो वो हमारे नंबर पे कॉल आने की बजाय जिस नंबर का हमने आगे रेफरेंस दिया होता था, जिस नंबर पे कॉल ट्रांसफ़र की होती थी, उस नंबर पे कॉल चली जाती थी। तो सेम ही कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर है कि हमारा कोई यूआरएल है, हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर हमारा जो है यूज़र लैंड ना करे, तो हम उसके ऊपर रीडायरेक्ट लगा देते हैं एक्चुअल यूआरएल का जिसके ऊपर हम अपने यूज़र को लैंड करवाना चाह रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि फर्स्ट यूआरएल लोड तो फर्स्ट होता है पहले, लेकिन वो रीडायरेक्ट हो जाता है लोड जो है बी यूआरएल पे, और उसके ऊपर फाइनल जो आउटपुट आता है वो बी यूआरएल का आता है। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को कि रीडायरेक्ट होता क्या है? जासिम, फिजा, सॉरी, जैन भाई, इशरा और जितने भी लोग हैं यहाँ पर मेरे। हाँ जी, हो गया। अच्छा, जी क्लियर है। अब आ जाते हैं कि 301 रीडायरेक्ट और 302 रीडायरेक्ट क्या होता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ 301 रीडायरेक्ट और व्हाट इज़ 302 रीडायरेक्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास एक यूआरएल है जिसका एड्रेस है, मैं यहाँ से कोई यूआरएल उठा लेता हूँ किसी प्रोजेक्ट का, लेट्स सपोज ये एक मैंने URL उठा लिया, ये हमारे पास एक यूआरएल है, और एक और यूआरएल मैं नीचे रख देता हूँ, उसका मैं कह देता हूँ एड्रेस कैश फॉर कार्स गोल्ड कोस्ट, ये दूसरा यूआरएल है। ये आ गया हमारा यूआरएल ए, और ये आ गया हमारा यूआरएल बी। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ हम रीडायरेक्ट लगाते क्यों है। अब लेट्स सपोज मेरा ये वाला जो यूआरएल है ना, इसी वजह से मुझे ये यूआरएल ख़त्म करना पड़ रहा है। कोई भी रीज़न हो सकती है, हो सकता है कि कैश फॉर कार गोल्ड कोस्ट जो ये पेज है हमारा, कैश फॉर कार्स गोल्ड कोस्ट की सर्विस हमने प्रोवाइड करनी बंद कर दी है। ठीक है। अब वो सर्विस हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो हम क्या करेंगे,
ज़ाहिर बात है जब वो सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे तो उस यूआरएल को हमको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर कोई क्लाइंट आता है हम उसको क्या देंगे। आम एग्जांपल में अगर हम अपनी वही पहले वाली एग्जांपल लेकर चले, बाय पर्स इन रावलपिंडी, अगर एक यूआरएल है मेरे पास जिसका मैंने पेज बनाया है, जिसके यहाँ पर लिखा हुआ है बाय पर्स इन रावलपिंडी, ठीक है। और वेबसाइट का भी मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। OLX.com मेरी वेबसाइट है, जिसके ऊपर एक मेरा जो है वो पेज बना हुआ है बाय पर्सन रावलपिंडी। अब इन फ्यूचर मुझे ये पेज ही ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अभी अपने वेबसाइट के ऊपर पर्स बेचने ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्या मैं सिर्फ इस यूआरएल को डिलीट कर दूँगा? ये हमारे पास ऑप्शन है, हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा। लेट्स सपोज इस यूआरएल के ऊपर आपने 2 साल मेहनत की है, 2 ईयर्स आपने इसके ऊपर लगाए, और इसके ऊपर आपने अच्छे खासे बैकलिंक्स भी बना लिए। तो आपने लेट्स सपोज 2000 इसके ऊपर बैकलिंक्स बनाए हैं, और उन बैकलिंक्स की वजह से इस पेज का जो पीए है यानी पेज अथॉरिटी, वो भी जो है वो 40 to 50 के अंदर चली गई है। अब अगर मैं ये यूआरएल डिलीट कर देता हूँ तो ये 2 साल की मेहनत, ये 2000 लिंक्स, ये 40 पीए, ये कहाँ जाएगी, ये सारी तो ज़ाया हो जाएगी। यहाँ पर अब चीज़ आती है 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट क्या होता है? ऐसा रीडायरेक्ट जो कि परमानेंट होता है, ठीक है, और दूसरा फुल अथॉरिटी को पास कर देता है। 301 रीडायरेक्ट हम उस पेज पर लगाते हैं जिस पेज का हमें यकीन हो कि अभी हमने जो है ये पेज परमानेंटली ख़त्म कर रहे हैं, और एक न्यू पेज या कोई दूसरा पेज है जिसके ऊपर इस पेज को हमको रीडायरेक्ट करना है, तो हम उस पर लगाते हैं 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट लगाने की वजह से उस पेज की जो जितनी भी अथॉरिटी होगी वो उस न्यू पेज के अंदर जो है वो 301 रीडायरेक्ट पास कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप के रीडायरेक्ट के ऊपर के 302 रीडायरेक्ट क्या है। ये वाली एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हुई है जासिम 301 की और बाकी जितने भी उन सबको? हाँ जी। ठीक है, 301 क्लियर। 301 रीडायरेक्ट जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं कि 302 रीडायरेक्ट। तो 302 रीडायरेक्ट होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट। 302 टेम्परेरी और अथॉरिटी नॉट पास्ट, ठीक है। अब 302 रीडायरेक्ट क्यों लगाना है? अब लेट्स सपोज मेरा OLX का जो .com का पेज है, सो ये बाय पर्सन रावलपिंडी, मेरे पास स्टॉक आउट हो गया है, और वो स्टॉक कोई 1-2 दिन के लिए आउट नहीं हुआ। यहाँ पर मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि अगले 1 साल तक मेरे पास जो है पर्स का जो स्टॉक है वो आउट हो गया, या 1 साल अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो लेट्स सपोज मैं 3 मंथ्स कह देता हूँ। 3 मंथ्स के लिए मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक जो है वो पर्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम वहाँ पर मेंशन कर दें कि आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, लेकिन उससे हमारा जो है वो कन्वर्जन वो या जो यूज़र आएगा वो उसके ऊपर बैड इंप्रेशन जा रहा होता है कि भाई ये जो पर्स है यहाँ पर है भी नहीं, इसके बावजूद इन लोगों ने अपना जो है ये पेज क्यों रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम ऐसा रीडायरेक्ट लगा देते हैं उसके ऊपर कि जो टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है, क्योंकि 3 मंथ है, 3 मंथ्स बाद हमको दोबारा पेज लाइव तो करना है। तो हम यहाँ पर ऐसा रीडायरेक्ट लगाएंगे जिससे हमारा अथॉरिटी पास ना हो। क्यों पास ना हो? क्योंकि 3 मंथ्स बाद जो है हम जब अपने रीडायरेक्ट को वापस लेके आएँ तो हमारी रैंकिंग वहीं पर बरकरार हो, हमारी अथॉरिटी जो है पेज की वो गिरी ना हो, ना ही हमारी अथॉरिटी जो है वो किसी और पेज के अंदर डिवाइड हो गई हो। तो इससे ये होगा 302 से कि हमारा जो रैंकिंग है ना वो इस पेज की ओरिजिनल जो है वो बरकरार रहेगी। और इसके अलावा एक और एग्जांपल भी इस तरह आप ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट कुछ अर्से के लिए डाउन हो गई, आपका सर्वर क्रैश हो गया, आपने वेबसाइट जहाँ पर होस्ट की हुई है जिस कंपनी में, उस कंपनी की तरफ से आपको सर्वर इशू आ गया, जिस वजह से आपकी वेबसाइट के पेजेस जो है वो कुछ बंद हो गए कुछ देर के लिए, या कुछ भी पीछे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अपनी वेबसाइट जो होस्ट की हुई है वो अपने कंप्यूटर में तो नहीं की हुई। होस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का डाटा जो जिस कंप्यूटर में आपने बाय परचेज करके रखा हुआ है उस चीज़ को हम होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपने जहाँ पर अपनी वेबसाइट होस्ट की हुई है वहाँ पर कुछ भी इशू आ सकता है, तो उधर होस्टिंग के अंदर इशू आने की वजह से आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस या आपकी पूरी वेबसाइट जो है कुछ अर्से के लिए डाउन हो सकती है, और उस सूरत में जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई विजिट करेगा तो उसको एरर नज़र आएगा। तो इस सूरत में भी हम जो है एक बिल्कुल टेम्परेरी पेज बनाकर मैं लगा सकता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर कि भाई
हमारा जो है उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं हम अपनी वेबसाइट की सर्विस, या बस मकसद ये है कि वो पेज जो है वो 1-2 दिन या जब तक हमारा वो सर्वर जो है वो दोबारा से ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको उस टेम्परेरी तौर पर कुछ एक पेज बनाकर उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देते हैं। फिर जब वो इशू रिजॉल्व होगा तो फिर हम उसको अपने वापस ओरिजिनल वाले में ले आएंगे। यहाँ पे हम 301 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर हम 301 लगाएंगे ना तो उससे हमारी सारी अथॉरिटी जो है वो उस यूआरएल पे पास हो जाएगी जो हमारा न्यू यूआरएल होगा, और हमारी जो पिछली वेबसाइट की ओरिजिनल रैंकिंग है वो सारी रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो 302 हमें लगाना है तो ये पहले ही लगा दें यूआरएल में, जब ये आउट ऑफ स्टॉक होता है उसके बाद हम अप्लाई करेंगे? नहीं, ये तो मैंने एक एक्सेप्शनल केस आपको बताया है। 302 रीडायरेक्ट एक ऐसा रीडायरेक्ट है जो हम बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारे पास यही 301 यूज़ होता है, क्योंकि अब अगर आपके पास ऐसा कुछ आप क्या कहते हैं स्टॉक है जो आप यहाँ कह दें कि आप एक सेलिंग की आपकी ब्रांड है जिसमें आप सारे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आउट ऑफ स्टॉक लिख देते हैं। और अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको तो पता ही होता है कि भाई हमारा आउट ऑफ स्टॉक होने लगा है, तो आप 1-2 दिन के लिए अंदर अंदर जो है अपना माल वो दोबारा ले आते हैं और उसको डाल देते हैं। तो 1-2 दिन या 5-6 दिनों के लिए हम ये रीडायरेक्ट तो लगाते ही नहीं है। रीडायरेक्ट हम 301 जो है वो उस टाइम लगाते हैं कि आपने टोटली अपने पेज को ही ख़त्म कर देना और एक न्यू पेज बनाना। और 302 बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमने कुछ देर के लिए अपने उस पेज को जो है किसी दूसरे पेज के ऊपर मूव करना होता है। एक और इसकी मैं 302 की एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज आप अपने पेज का कंटेंट रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपने पेज की मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब उस मेंटेनेंस के दौरान आप क्या करेंगे? अब एक तो ऑप्शन आपके पास है कि आप जब उस पेज की मेंटेनेंस कर रहे हैं उस दौरान आप उस पेज को जो है कुछ देर के लिए ड्राफ्ट में डाल दें, क्योंकि उसके अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं, उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज के अंदर कुछ वर्क कर रहे हैं, तो आपकी ट्रैफिक अगर उस पेज के ऊपर आती है तो बैकएंड पे तो टेक्निकल वर्क चल रहा है, तो आपकी ट्रैफिक को वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको शो करवाना है। कोई ऐसा इशू हो गया है कि जिस वजह से आपका पेज लाइव ही नहीं है, अब उस एंड पर आपकी जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो तो उसको ब्लैंक पेज नज़र आएगा जिस वजह से वो इधर उधर जा सकती है। तो ऐसे जितने भी केसेस जिसके अंदर आपको टेम्परेरी इशू कुछ आ जाते हैं उसमें हम एक टेम्परेरी पेज बनाते हैं और उस पेज को रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने उस पेज के साथ जो सर्च इंजन के अंदर अच्छी रैंकिंग पर है। उससे क्या होता है, ना हमारी रैंकिंग ख़राब होती है और उस यूज़र को जो है कोई ब्लैंक या ब्रोकन पेज नहीं मिलता, उसको भी एक ऐसा पेज मिल जाता है जो हमने स्पेशली तैयार किया होता है, कुछ देर के लिए हमने वो तैयार किया होता है, ठीक है। और वो जो मैंने पीछे स्टॉक वाली एग्जांपल दी थी वो सिर्फ एक मैंने ऑप्शन बताया था कि उस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि जो एक ब्रांड है जिसने एक अच्छे कीवर्ड के ऊपर अपने आप को रैंक किया हुआ है, मंथली उसके पास 5,000 की ट्रैफिक आ रही है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 2 महीने या 3 महीने के लिए जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहे और अपने वो उन कस्टमर्स को जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल लूज़ कर जाए। तो इसलिए इसकी जो है बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप अपना जो स्टॉक है वहाँ पर एक लाइन उधर ऐड हो जाती है कि दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, और नीचे एक और लाइन ऐड कर देते हैं कि इट विल बी अवेलेबल इन दीज डेज। और एक और काम भी करते हैं लोग कि वो प्री ऑर्डर ले लेते हैं, यानी वो ऑर्डर्स ले लेते हैं और उनको एक टाइमलाइन दे देते हैं कि इतनी देर के अंदर आपको हमारा जो है वो न्यू स्टॉक आ जाएगा, आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। 301 और 302 की दोनों ये जो रीडायरेक्ट्स है इसके दरमियान कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जासिम, अब आप बताएं व्हाट इज 302 रीडायरेक्ट। 302 रीडायरेक्ट होता है जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट को टेम्परेली एक दूसरे क्या नाम है आगे उसको शिफ्ट कर देते हैं, जो जो हमें परमानेंट नहीं करना होता। जैसे हमने मेंटेनेंस करनी है तो हम उसको दूसरे लिंक पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सारा ठीक बताया, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम पूरी हम्म। वेबसाइट को नहीं शिफ्ट करते, नहीं नहीं, वेब वो पेज पेज को को। करते हैं। एक वेबसाइट किस चीज़ का नाम है, व्हाट इज़ वेबसाइट? वेबसाइट इज़ अ नेम ऑफ मल्टीपल पेजेस। एक पेज की भी वेबसाइट हो सकती है, जिस तरह पोर्टफोलियो या इस तरह की वेबसाइट जो है वो वन पेज की होती है, लेकिन मोस्टली जो वेबसाइट है ना वो बहुत ज़्यादा पेजेस का मजमूआ होता है, उसमें बहुत से पेजेस होते हैं। तो 302 रीडायरेक्ट का मतलब है कि एक ऐसा रीडायरेक्ट जो हम अपने किसी भी वेब पेज के ऊपर टेम्परेरी लगाते हैं और उसको कुछ देर के बाद जो है हम दोबारा से अपने ओरिजिनल पेज की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? 301 इज़ अ परमानेंट रीडायरेक्ट बट 302 इज़ अ टेम्परेरी रीडायरेक्ट। और दूसरा एक और डिफरेंस है वो जैन बताएंगे हमें। अच्छा बुशरा, आप बताएं 301 और 302 रीडायरेक्ट के दरमियान जो है फ़र्क क्या है?
सर 301 जो है वो परमानेंट रीडायरेक्ट होता है और 302 जो टेम्परेरी। और एक और चीज़ मैंने बताई थी। सर और 301 में जो है वो अथॉरिटी जो है वो पास हो जाती है, 302 में नहीं होती है। जी ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जासिम, और कौन सा क्वेश्चन आपको नजर आया था? वो वर्डप्रेस के बारे में था, उसके उसके ऊपर जो मैं बताया था आपको, उससे काम करने के लिए उसके जो यूजेस थे। अच्छा वर्डप्रेस के अंदर ना ये है कि जिस टाइम आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाए ना, उस टाइम आपसे वर्डप्रेस के बारे में चीज़ें पूछते हैं। अभी बिगनर लेवल के ऊपर वर्डप्रेस की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछते। अगर वो पूछते भी हैं तो वो इस पर्पज़ से पूछते हैं कि इस बंदे को वर्डप्रेस आता है या नहीं। अच्छा वर्डप्रेस के बारे में आपसे पूछे ना कि वर्डप्रेस क्या है, तो आपने सिंपल ये बताना है कि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिस CMS भी हम कहते हैं जिसको, और उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो है बगैर किसी कोडिंग के चेंजेस कर सकते हैं, न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, प्लगइन्स ऐड, थीम्स ऐड। यानी अगर आप एक डेवलपर नहीं है तो आप वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म से बगैर डेवलपर की हेल्प के एक अच्छी खासी वेबसाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं। मोस्टली आजकल जो वेबसाइट्स है वो वर्डप्रेस के अंदर ही बनी हुई है। और आप सबने वर्डप्रेस और को जो जी जी और एक जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई इजी है शॉपिफाई यूज करना भी। वर्डप्रेस भी एक CMS है और शॉपिफाई भी एक CMS है। CMS मैंने आपको लेकिन बताया, दोनों में से इजी कौन सी है ज्यादा, मतलब जो कौन दोनों ही इजी है, दोनों ही इजी हैं, लेकिन कंज्यूमर फ्रेंडली है जो। दोनों ही इजी हैं, दोनों ही फ्रेंडली हैं। लेकिन वर्डप्रेस, क्योंकि मैंने ज़्यादा वर्डप्रेस के अंदर काम किया तो मुझे वर्डप्रेस ज़्यादा इजी लगेगी। जिस बंदे ने ज़्यादा शॉपिफाई के अंदर काम किया होगा उनको जो है वो शॉपिफाई ज़्यादा उसको कन्वीनियंट लगेगी। ये अब आपके ऊपर है, जो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो काम करता है उसके लिए वो चीज़ ईजी हो जाती है। तो इस तरह ये चीज़ें क्योंकि चल। मुझे ऐसे रिकमेंडेशंस आई थी कि आप शॉपिफाई कर लो, वो आपको ज़्यादा सही रहेगी, इसलिए मैं क्या कंफर्म करूं। नहीं नहीं, अभी जो मार्केट के अंदर ज़्यादातर वेबसाइट्स होस्ट है ना, सॉरी ये जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रही है ना, वो वर्डप्रेस ही कर रही है। मोस्टली कंपनीज के अंदर बैकएंड के ऊपर वर्डप्रेस ही यूज़ करते हैं। और कुछ कंपनीज हैं जो शॉपिफाई भी यूज़ करती हैं। लेकिन अगर आपको एक दफ़ा SEO की हाउ ना होगी ना, आपको अगर वर्डप्रेस यूज़ करना आता है ना, आपको अगर चीज़ों का पता है कि एक पेज के लिए मुझको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है रैंक करने के लिए, मेटा टाइटल्स का पता है आपको, इमेजेस का पता है, इमेजेस में ऑल टैग लगा के हुए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं उसका पता है, फिर उसके बाद कंटेंट का पता है किस तरह कंटेंट लिखवाना है हमने। H1 टैग्स के अंदर कीवर्ड आ जाते हैं, H2 H3 के अंदर हमने कीवर्ड्स को एडजस्ट करना होता है, फिर FAQs आ जाते हैं, उनके अंदर हमें अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर इसके अलावा आप अपने उसके अंदर इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर लेते हैं, इंटरनल लिंकिंग आ जाती है, एक्सटर्नल लिंकिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमने कोर्स में अभी पीछे आपको बताई थी, और प्रैक्टिकली आप लोगों ने एक गेस्ट पोस्ट जब बनाई थी उनमें ये सब चीज़ें की थी। तो एक ऑन पेज में चीज़ अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए ये चीज़ें आपको अगर पता है तो अब आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के अंदर अपना ब्लॉग जो है वो पब्लिश करें, आप जो है बिल्कुल आसानी से उसको रैंक कर लेंगे। आपको फर्स्ट जो आपको चीज़ करनी होगी, आपका ऑन पेज जो है वो बेस्ट होना चाहिए, और फिर दूसरा नंबर पर उसके ऊपर आप जो है बैकलिंक्स जब क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आपको मज़ीद चीज़ें, मज़ीद रैंकिंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट मिलने शुरू हो जाएगी। ठीक है। बाकी कीवर्ड रिसर्च के बारे में पूछते हैं कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करते हैं, तो हमने प्रॉपर यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च की है कि हम कीवर्ड प्लानर का यूज़ करते हैं, जिसमें फिर आ जाता है सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। उसमें हम अगर हमको एक दो कीवर्ड्स की सैम्पल्स हैं हमारे पास, तो हम न्यू कीवर्ड्स को डिस्कवर कर लेते हैं। और दूसरा उसके अंदर था कीवर्ड प्लानर में, ये आप कीवर्ड का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं अगर आपके पास कीवर्ड की लिस्ट है तो। जी जासम, आप एक एक और था उसका, रोबोट TXT। क्या है रोबोट TXT? वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अभी 301 302 रीडायरेक्ट तो कवर हो गया है ना? हाँ जी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है हो गया क्लोज। robo.txt फाइल जो है वो हमने पीछे पढ़ा था कि गूगल क्रॉलर क्या होता है। ठीक है, गूगल क्रॉलर का अभी मुझे कोई बताए सबसे पहले तो गूगल क्रॉलर क्या होता है। जासिम आप ही, बल्कि जैन आप जो बताएं। जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है और उसको इंडेक्स करवाता है, जो उसको गूगल की बैक साइड में सेव करता है। हाँ, गूगल क्रॉलर का मतलब है, गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट को पूरा जो है वो क्रॉल करके वहाँ से डाटा ले जाता है इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है। अच्छा robo.txt एक ऐसी फाइल है जिसमें हम क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई ये वाले हमारे पेजेस जो है आपने इंडेक्स नहीं करने।
वन लाइन इसका ये आंसर है, ठीक है। अब आप देखिए हमारी वेबसाइट के अंदर ना बहुत से ऐसे पेज, जिस तरह WP वाला पेज ही ले ले, मेरी ये स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ जी, आ रही है। अब WP वाला पेज ले लें कि लेट्स सपोज ये जो WP एडमिन वाला पेज है एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के बैकएंड पे जाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब आपने ये वाला पेज तो गूगल में इंडेक्स नहीं ना करवाना, या ना आपके किसी प्रोडक्ट का पेज है, ना अबाउट अस का पेज है, ना कोई और पेज है, तो इसको हम बिल्कुल भी इंडेक्स नहीं करवाएंगे। इसी तरह अगर हम चले जाएँ किसी और क्या कहते हैं बैकएंड के ऊपर, लेट्स सपोज मैं अपनी ये एक प्रोजेक्ट के बैकएंड के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये WP एडमिन आप मुझे बताएं, इसको हम इंडेक्स करवाएंगे, हम चाहेंगे कि ये हमारा पेज गूगल के अंदर इंडेक्स हो। नहीं, हमारी जो नहीं। पोस्ट होगी वो ही चाहेंगे कि वो इंडेक्स हो। हमारा तो अभी ये जो मेन वेबसाइट है कैश फॉर अनवांटेड कार्ड के ऊपर, अगर मैं इस मेन वेबसाइट को भी खोल लूँ तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि इस वेबसाइट के जो पेजेस हैं, ये अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, डिफरेंट सर्विसेज के पेजेस हो गए, बस यही मैंने इंडेक्स करवाने हैं। लेकिन इसके सिर्फ यही पेजेस नहीं है, जो इसके बैकएंड पे अगर हम चले जाए वर्डप्रेस के, तो इसके ये वर्डप्रेस का पेज है। फिर उसके बाद अगर हम पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि भाई, यहाँ पर आप देखें इसकी पोस्ट का अलग वेब पेज, ये देखें इस URL से इसकी पोस्ट का अलग पेज बना हुआ है। इसी तरह अगर इसके हम प्लगइन्स के अंदर आ जाएं तो इनके प्लगइन्स के अलग पेजेस बने होते हैं, सेटिंग का अलग पेजेस बना होता है। तो ऐसे बहुत से इसके पेजेस होते हैं जो हमारे सिर्फ एडमिन पैनल के लिए होते हैं। इनको तो हमने अब इंडेक्स नहीं ना करवाना, तो robo.txt फाइल के अंदर हम ऐसे सारे पेजेस ऐड कर देते हैं जो हमने इंस्ट्रक्शन देनी हो कि ये वाले पेजेस आपने ऐड करने हैं और ये वाले नहीं करने। किसी भी वेबसाइट की robo.txt फाइल अगर आपने खोलनी हो तो उसके एंड पे आप URL ये टाइप करेंगे स्लैश लगा के robots.txt, ठीक है, robots.txt। किसी भी नहीं, वेबसाइट तो के, जो उसका यूआरएल है उसके आगे लगाना है। हाँ किसी भी वेबसाइट के एंड पे आप robots.txt करेंगे तो आपके पास ये जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी। अभी यूज़र एजेंट का मतलब है कि बोट्स, जिस तरह गूगल का बोट है ना, इस तरह याहू का भी बोट होगा। फिर उसके बाद जितने भी सर्च इंजन है सारों के बोट होते हैं। फिर RF पीछे हमने टूल, मैंने आपको थोड़ा सा उस दिन ऑन करके दिखाया था, RF के टूल्स का भी अपना बोट होता है, डिफरेंट टूल्स के अपने, यानी जितने भी गूगल के ऊपर या ऑनलाइन वर्क होता है ना, उसके अंदर जितना भी क्रॉलिंग का सिस्टम है इसके अंदर बोट्स होते हैं हमारे, ठीक है। उसको हम यूज़र एजेंट भी कहते हैं। कोई हैंड रेज कर रहा है आई थिंक। जैन बुला रहा है। जी जैन भाई। अच्छा, ये जो हम robo.txt ओपन करेंगे तो वो हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा, तो वो न्यू टैब में आएगा ना? तो बाकी जो जो हमें वेबसाइट इंडेक्स नहीं करवानी, सॉरी, जो यूआरएल इंडेक्स नहीं करवाना, जो पेज नहीं करवाना, इधर आके मेंशन कर देना हमने आके। नहीं, इधर हमको एक चीज़ मेंशन नहीं कर सकते जैन भाई, यहाँ से हम किसी भी वेबसाइट की robo.txt फाइल देख सकते हैं। अच्छा, तो हम तो यानी इसको कि अप्लाई किस तरह करते हैं? वही तो पूछ वो रहा हूँ। एडवांस जब SEO में आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा, अभी तो वो बहुत बहुत ही ऊपर लेवल की चीज़ है। लेकिन इंटरव्यू में आपसे ये कोई पूछेगा भी नहीं जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे, वो आपसे फिलहाल ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ robo.txt। तो आप उनको ये कहेंगे कि भाई robo.txt एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम बॉट्स को, गूगल बॉट को नहीं, सारे बॉट्स को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये एक, कि हमारे ये वाले जो टाइप के URL हैं इनको आपको हम अलाउ कर रहे हैं, आपने इंडेक्स करना है, और कुछ URLs हैं हम उनको डिसअलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हाँ यहाँ जी। पर यूज़र एजेंट का मतलब है बॉट्स और स्टार का मतलब होता है ऑल। और ये जो इसके नीचे है वो उसकी उन्होंने अलाउ डिसअलाउ किया हुआ है। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊँ ना, तो यूज़र एजेंट का मतलब है बॉट, ठीक है। अगर आपने स्टार लगाया तो इसका मतलब होगा कि जितने भी बॉट्स हैं सारों को हम जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। यूज़र एजेंट स्टार यानी सारे बॉट्स को हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कौन सी, उनको हमने अलाउ कर दिया कि हमारा जो WP का ये वाला पेज है ना, ये आपने इंडेक्स करना है। अब ये हमारी PHP की लैंग्वेज है, यानी हम, आपको पता है एक वेबसाइट जो होती है ना, उस वेबसाइट के अंदर, दोबारा से मुझे कैश फॉर अनवांटेड कार्ड खोलनी पड़ेगी। वेबसाइट जो बनी होती है, मैंने ये पहली फर्स्ट क्लास में बताया था कि कुछ लैंग्वेजेस से बनी होती है। फर्स्ट लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है HTML। HTML का मतलब है इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर है ना इसका, वो सारा HTML में है। और दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती है CSS। CSS के अंदर हमारी वेबसाइट की सारी स्टाइलिंग होती है, ये कलर्स जो आ रहे हैं, ये जो आपके पास प्रॉपर अलाइनमेंट आ रही है, मेन्यू इस तरह आ रही है, ये सारी CSS से है। फिर एक तीसरी लैंग्वेज यूज़ होती है प्रोग्रामिंग के लिए, PHP की लैंग्वेज होती है वो, ठीक है। तो ये जो हमने अलाउ किया ना, सारी WP वाली जो फाइल्स हैं, जो हमारे वर्डप्रेस के URLs हैं, उनमें से सिर्फ हमने एक URL इसको अलाउ किया कि इंडेक्स करो, वो हमारा है PHP का। और इसी तरह हमने नेक्स्ट एक और यूज़र एजेंट, पहले स्टार था,
स्टार यूज़र एजेंट का मतलब है कि सारे बोर्ड्स को ये इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें हम कुछ बोर्ड्स को स्पेसिफिकली भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जिस तरह मैंने या अगला यूज़र एजेंट न्यू बोर्ड पकड़ा है, जिसके अंदर मैंने चैट जीपीटी जो हम यूज़ करते हैं उसके बोर्ड को मैंने कहा है कि भाई आपके लिए डिसअलाउ है हमारे सारे पेजेस को, कि आप किसी भी हमारे पेज पर ना आए। इस बैकस्लैश का मतलब होता है सारे पेजेस, ऑल पेजेस, ठीक है। जी। तो और जो इसके रीडायरेक्ट 301 और 302 है वो उसका कोई वो भी हमें एडवांस में किस तरह अप्लाई करते हैं? हाँ हाँ, वो आप लोग अप्लाई भी नहीं करोगे, वो आपके जो टीम लीड्स वगैरह होंगे वही करेंगे, लेकिन इंटरव्यू में आपसे सिर्फ पूछेंगे कि भाई होता क्या है ये, ठीक। बाकी सही। 301 हो गया, 302 हो गया, रोबो डॉट टी फाइल हो गया, एक उन्हें नैप जी। नैप एक और क्वेश्चन है वहाँ पे, व्हाट इज नैप? यार नैप तो होता है नेम एड्रेस एंड फोन। वो कल बताया था। हाँ हाँ, किसी भी वेबसाइट का नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया और उसका फ़ोन हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। बिजनेस लिस्टिंग जब हम करते हैं ना, उसमें हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ अ वेबसाइट। तो ये तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये सिंपल उस वेबसाइट का जो है वो नेम हो जाता है, एड्रेस हो जाता है और तीसरा फ़ोन नंबर हो जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साइट मैप क्या होता है? किसी को पता है साइट मैप क्या होता है? ਸਾਈਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਮੈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। साइट मैप का मतलब है हम अपनी वेबसाइट के सिर्फ उन यूआरएल की लिस्ट को प्रोवाइड करते हैं सर्च इंजन को, कि जिन यूआरएल को हम गूगल के अंदर इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ सकती है कि रोबो डॉट टी और साइट मैप के अंदर जो है वो फ़र्क क्या हो गया। तो इनके अंदर मेन फ़र्क ये है कि साइट मैप के अंदर सिर्फ उन यूआरएल की लिस्ट हम ऐड करते हैं जो हमने इंडेक्स करवाने हैं, लेकिन रोबो डॉट टी के अंदर हम बोर्ड्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये वाले पेजेस को आपने इंडेक्स नहीं करना, इन पेजेस को इंडेक्स करना है, ठीक है। साइट मैप हम गूगल क्रॉलर की आसानी के लिए देते हैं कि ताकि वो आए और वो आते ही हमारी वेबसाइट के जो साइट मैप है उसके ऊपर लैंड करे और उसको वहाँ से वो सारे पेजेस की लिस्ट मिल जाएगी जो हम चाह रहे हैं हमारे किसी भी सर्च इंजन के अंदर जो है वो शो हो, ठीक है। सर ये रिपीट कर दें प्लीज। जी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि साइट मैप सिंपल एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट के उन पेजेस की लिस्ट होती है जो हम गूगल में इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं। अभी ये देखें, हमारी वेबसाइट के अंदर ना जितने भी पेजेस हैं ना, इन पेजेस के अंदर से हमें पता है कि वो कौन से पेजेस हैं जिनको मैंने गूगल में इंडेक्स करवाना है। जिस तरह हमें पता है कि अगर आपकी वेबसाइट है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो आपको उन सारे प्रोडक्ट्स को इंडेक्स करवाना है गूगल में जिन प्रोडक्ट्स के अंदर आप सेलिंग करना चाह रही हैं, जिस तरह पर्स का पेज हो गया या जितने भी पेजेस हो गए। ओवरऑल ये है कि हम अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस को लाइव करवाना चाह रहे होते हैं। अब गूगल क्रॉलर क्या करता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, एक-एक वो जो है हर पेज को क्रॉल करता है, उनको चेक करता है और फिर एंड पर जो है वो फैसला करता है कि इनमें से कौन से पेजेस हैं जिनको मुझे गूगल के अंदर इंडेक्स करना है, कौन से पेजेस हैं जिनको गूगल में इंडेक्स नहीं करना। उस इस सारे प्रोसेस में ना क्रॉलर को काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, गूगल ने हमने ये किया कि हमने एक ऐसी फ़ाइल क्रिएट कर दी कि क्रॉलर सारी वेबसाइट के ऊपर ना फिरे, बल्कि सिर्फ़ उस वेबसाइट के अंदर जाए, सॉरी सिर्फ़ उस पेज के ऊपर जाए और वहाँ पे उसको वो सारी लिस्ट मिल जाए जिनको उसने क्रॉल करना है और वहाँ से ही उन सबको वो क्रॉल करे और चला जाए। इससे क्रॉलर का टाइम भी बचा, उसको पूरी वेबसाइट के अंदर घूमना भी नहीं पड़ा और उसको एक सेपरेट एक ऐसा पेज मिल गया जिसके अंदर उसको सारी उसको लिंक लिस्ट मिल गई। वो उन सारे यूआरएल्स को आराम से क्रॉल करेगा और वो चला जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ है? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको जिस तरह मैंने आपको बताया ना रोबोट डॉट टीएक्सटी, अगर आपने किसी वेबसाइट की देखनी हो तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी लिखते हैं। इसी तरह अगर आप अच्छा रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर आपको हमेशा लास्ट पे साइट मैप का यूआरएल मिलेगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आपको इसके साइट मैप का यूआरएल ये मिल रहा है। अगर मैं इस वेबसाइट के साइट मैप को यहाँ से ओपन करूँ तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका साइट मैप भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का साइट मैप होगा जिसमें पोस्टें होंगी और सारे पेजेस होंगे। ये भी ये देखिए, ये सारी पेजेस की लिस्ट आ गई आपके पास, ये सारी पेजेस की लिस्ट है यहाँ पे। इसी तरह हर वेबसाइट का आप अगर साइट मैप देखना हो ना, तो उसका जो जनरल यूआरएल होता है वो होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ये आप लोगों ने याद रखना है। साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो है ना, ये यूआरएल होगा हमारा किसी वेबसाइट की साइट मैप को ओपन करने का, ठीक है। और जो हमारा दूसरा यूआरएल था वो
robo.txt का वो था robots.txt। अब साइट मैप इसका मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पर मुझे सारे यूआरएल जो हैं इनके पेजेस की लिस्ट मिल गई है। और लेकिन जब हम robo.txt में जाते हैं उसमें हमें कोई ऐसी लिस्ट नहीं मिलती, उसमें सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि क्रॉलर के लिए ये पेजेस हैं, आपको अलाउ है इनको इंडेक्स करें, और ये पेजेस हैं इनका आपको डिसअलाउ है। एंड पे एक साइट मैप होता है। क्लियर है आप सबको इन दोनों के बारे में? हाँ जी सर क्लियर। क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं। साइड मैप वो पेज होता है जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि हमने अपनी वेबसाइट का ये जो भी पेज हमने इंडेक्स करवाना होता है वो इंस्ट्रक्शन दे देनी होती है। उसके अलावा वो बाकी जो भी है उस पर नहीं जाता, जो इंडेक्स करवाना होता है जस्ट उसको फॉलो करता है वो। साइट मैप एक ऐसा पेज होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन नहीं होती, जिसमें एक लिस्ट होती है और वो क्रॉलर की आसानी के लिए होती है। क्रॉलर साइट मैप पे आता है और उन सारी लिस्ट को जो है क्रॉल करके इंडेक्स कर। अच्छा साइट मैप का हो गया। आगे दूसरा था कि robo.txt का, तो रोबो एक दफ़ा मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट वाले पे जा रहा हूँ मैं। साइट मैप कहते हैं उस पेज को जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट के उन पेजेस की लिस्ट होती है जिनको हमने इंडेक्स करवाना है। और robo.txt कहते हैं उस फाइल को जिसके अंदर हम गूगल बॉट को या डिफरेंट बॉट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन से पेजेस को क्रॉल करना है और कौन से पेजेस को नहीं करना। ठीक है। अच्छा आगे और कौन सा कोई क्वेश्चन आप लोगों ने अगर जहन में है तो मुझे बताएं। जासिम, जैन, बुशरा, अब्दुलरहमान, मुबीन। नहीं क्लियर है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट था ना जो वो क्लियर है, बाकी वो जो जो अपने अल्फाज में बयान होता है वो मतलब कि थोड़ा सही नहीं है, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है ना कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ये। सर सर रोबोट्स का एक दफा फिर बता दो। robo.txt एक ऐसी फाइल जिसमें हम क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कौन से पेजेस जो है उनको इंडेक्स करना है और कौन से पेजेस को इंडेक्स नहीं करना। ठीक है। और साइट मैप इसके वर्ड से ही पता चल रहा है हमको कि इसमें ऐसे पेजेस की लिस्ट होगी जिनको हमने गूगल के अंदर इंडेक्स करवाना है, और इनका जो यूआरएल होगा वो robo.txt को ओपन करने का किसी भी वेबसाइट के एंड पे आप robots.txt लिखें तो उसकी एंटर करें तो आपको उसकी robots.txt फाइल खुलेगी। और साइट मैप का मोस्टली यूआरएल होता है sitemap.xml। अच्छा इसके अलावा और इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें। robo.txt भी हो गया, साइट मैप हो गया, 301 302 रीडायरेक्ट्स हो गए। और प्लेजरिज्म का मुझे बताएं। प्लेजरिज्म हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्या होता है, मुझे बताएं अगर किसी के ज़हन में है क्या था। ये दूसरे वर्ड में इसको कॉपीराइट कहते हैं। हाँ वेबसाइट से जो है कंटेंट अगर आप उठाते हैं। हाँ जी कॉपीराइट कंटेंट। हाँ जी, किसी वेबसाइट से जो है आपने कंटेंट नहीं उठाना। अच्छा अच्छा एक और था ऐसे में एसईओ टूल्स। एसईओ टूल्स तो एसईओ टूल्स से क्वेश्चन आप पूछो। हाँ वो पूछ सकते हैं कि वो कौन से टूल्स एंड एसईओ के जो आप यूज़ करते हैं। तो एसईओ टूल्स के अंदर आरएफ टूल था जो आई थिंक मैंने पीछे यूज़ करके भी दिखाया था। मोज एक एसईओ टूल है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से टूल यूज़ किए हैं तो आप बता सकते हैं हमने मोज के अंदर हाँ जी मोज जो है वो यूज़ किया है। मोज का पूछ लेंगे क्या होता है तो आप बता सकते हैं हम उसे जो डीएपी। हमें डीए और पीए शो करते हैं और स्पैम्स को। हाँ डीएपी और स्पैम को उसको फिर आप वो। अच्छा एक क्वेश्चन आपका आंसर देंगे ना, अगले क्वेश्चन तो आपसे उसी क्वेश्चन से निकलते आएंगे। मोज का आप नाम लेंगे वो आपसे डीए का पूछ लेंगे। डीए फिर डीए से पूछ सकते हैं डीए बढ़ता कैसे है, आप बताएंगे कि भाई अच्छे बैकलिंक्स हम बनाएं तो उनसे हमारा डीए बढ़ जाता है। फिर वो अगला क्वेश्चन आपसे ये कर सकते हैं कि आपने कहा अच्छे बैकलिंक्स, तो आपकी इससे क्या मतलब है, अच्छे बैकलिंक्स कौन से होते हैं। फिर आप उसमें आप बता सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग का अच्छा बैकलिंक होता है। फिर उसके बाद फोरम्स के अच्छा बैकलिंक बन सकता है। बिजनेस लिस्टिंग का हम बैकलिंक बना सकते हैं, वो अच्छे होते हैं। टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं कि बैकलिंक्स के टाइप्स बताएं तो आप लोगों ने बता देने हैं कि भाई गेस्ट पोस्टिंग हो जाती है, आर्टिकल सबमिशन हो जाती है, पीडीएफ शेयरिंग हो जाती है। ये आप लोग गूगल कर लेना कि टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी टाइप्स मिल जाएंगी। आपको नाम जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है। अच्छा और एक तो इसके अंदर डीए है ना, एक है डीआर डोमेन रेटिंग डोमेन होता है। रेट जो है। तो एक ही चीज़ है, वो आरएफ का मैट्रिक है। आरएफ एक टूल है मोज की तरह, और ये जो है ये इसका मैट्रिक है, क्या कहते हैं, मोज का। सही हो गया। सही है। अच्छा अभी आप लोग ना ये एक काम करना सब ना कि ना
एक वेबसाइट है लिंक्डइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ भी तो लिंक्डइन एक वेबसाइट है। लिंक्डइन आप सब ने जो है उसको ऑन करना है, और उसके बाद मेरे सामने तो ये चीज़ें आ रही हैं ना, लेकिन आपके साथ जो है वो वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कि आप लोगों ने वहाँ पर साइन अप करना है, ठीक है। जिस तरह फेसबुक पर हम सब प्रोफाइल बनाते हैं ना, सेम इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर आपको प्रोफाइल बनानी है। साइन अप करके वहाँ पर अपना नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद वहाँ पे अपना जो है वो जितनी एजुकेशन होगी, फिर उसके बाद आपका वहाँ पे आ जाएगा कि कौन से स्कूल में आप हैं, तो आपने वहाँ पर अगर आप स्कूल पढ़ते हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, और उसमें अपने पूरी वो अपने स्कूल का नाम हो गया, अपनी डिग्री हो गई, सारा कुछ करके आप प्रोफाइल जब बना लेंगे, प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें आपने फिर आ जाना है स्किल्स, आ जाएगा स्किल्स में आप लोगों ने एसईओ ऐड कर देना है, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका वो पूछेगा, तो एक्सपीरियंस के अंदर आप लोगों ने जो है एसईओ इंटर्नशिप का ऐड कर देना है। जब एक दफ़ा आप प्रोफाइल बना लेंगे, प्रोफाइल बनाने के बाद फर्स्ट टाइम आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिस तरह मेरी ये प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन मेरी तो काफ़ी डिटेल्स ऐड हैं, आपकी इस तरह डिटेल्स ऐड जो है वो नहीं होगी। इस तरह का जब इंटरफेस आ जाएगा ना, इसके नाम प्रॉपर आपने लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हैशटैग्स आप यूज़ कर लें, फिर उसके बाद एक समरी यहाँ पर ऐड करनी होती है। जिस टाइम आप प्रोफाइल बनाएंगे उस टाइम आ जाएगा, चैट जीपीटी से आप समरी लिखवा लेना। उसके अंदर सिंपल अपना नाम बताना, माई नेम इज़ दिस, आई वॉन्ट टू ज्वाइन एन एस इंडस्ट्री, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू ऐड ऑन लिंक्डइन। इस तरह करके आप उसको मैंने प्रॉपर प्रोफाइल इंस्ट्रक्शन। बनाई हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे समरी का ऑप्शन नहीं है। समरी नहीं, अबाउट सेक्शन का होता है, उसके अंदर आप चैट जीपीटी से लिखवा कर ऐड कर लेना, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस के अंदर आप जो है इसके अंदर ऐड कर लेना एसईओ इंटर्नशिप, ठीक है। जिस तरह अभी मैं यहाँ पर ऐड पोजीशन अगर करूँ, यहाँ पर टाइटल में आ गया एसईओ, बल्कि यहाँ पे नहीं, कोर्सेज में आपने ऐड करना है, ताकि आप लोगों को जो है उसके रिलेटेड जॉब्स के ऑप्शन मिलने शुरू हो जाए। नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ये लेसन्स एंड सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे आके ना आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है एसईओ बेसिक कोर्स, ये नाम आपने रख लेना बेसिक एसईओ कोर्स। और इशू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने लिख लेना है रज़ा मार्केटिंग हब। लिखेंगे तो ये अभी ये वाला लोगो आप लोगों को पता है हमारे ग्रुप के ऊपर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। जैन भाई नज़र आ रहा है सबको स्क्रीन? हाँ जी। हाँ, ये वाली आपने लोगो देखकर सिलेक्ट करनी है कि यही वाली सिलेक्ट हो, ताकि वेरीफाई को करे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। और मंथ के अंदर आपने जो है 3 मंथ्स की ड्यूरेशन डाल देनी है, यानी 3 मंथ्स आपने करना है। क्या कहते हैं, अभी जून है ना, तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है जून से पिछले 3 मंथ चले जाएँ, अप्रैल मई जून, हाँ मंथ में आपने अप्रैल रख लेना है, और इसके अंदर आपने रख लेना है जून, और ईयर ज़ाहिर है यही 23 ही आएगा। सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है। वीडियो स्टक हो गई मेरी? मेरे साइड पे चल रही है, उनका मेरे ख्याल से नेट का इशू है। बुशरा भी चली? नो सर, अभी तो शायद मेरे नेट का इशू है। अच्छा, वहाँ तक आपने देखी थी ये इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं सेलेक्ट की थी? जी जी। हाँ, बस उसके आगे फिर वही बस डेट्स है, डेट में आपने इशू डेट में अप्रैल आ जाएगा, और एक्सपायरी डेट के अंदर जो है वो दूसरा आ जाएगा, जून आ जाएगा। और ये ऐड लेसन्स और सर्टिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने ऐड करना है। बेसिक एसईओ कोर्स हो गया, इशू के अंदर रज़ा मार्केटिंग हब, स्पेलिंग आप बिल्कुल ठीक करेंगे तो आप लोगों को नीचे जो है ये मिल जाएगी हमारी कंपनी जो है उसका पेज। तो यहाँ पर ये ऐड करके नीचे आपको सेव का एक बटन, अच्छा नीचे ऐड स्किल है, स्किल के अंदर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ ऐड कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। ये एक चीज़ ऐड करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, और आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी सर्टिफिकेशन आ जाएगी आपको। ये बेशक जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है वो अभी ही ऐड कर लें। बाकी ये क्या कहते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह वो सारी डिटेल्स आप खुद ही डाल देना, वो आप लोगों को पता है किस तरह डालनी। अच्छा, ये चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने जाना है ऊपर जॉब्स के सेक्शन में, ठीक है। इस जो अच्छा, अभी बुशरा स्क्रीन स्टक तो नहीं है ना? सर स्टिल स्टक ही है।
मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। फिर आपका इंटरनेट बुशरा का आप एक बार ना लीव करके ज्वाइन करें। हाँ, ओके रिफ्रेश कर लें आप। ओके अच्छा, प्रोफाइल बनाने के बाद ना आपके पास ऊपर ये जॉब्स का ऑप्शन आ जाए। जॉब्स के ऑप्शन में जाना है आपने, ठीक है। और जॉब्स के ऑप्शन में जाने के बाद ऊपर आपने यहाँ पर सर्च करना है एसईओ इंटर्न। एसईओ इंटर्नशिप की आप जैसे ही करेंगे तो आपको इस तरफ जो है काफ़ी सारी एसईओ की जो जॉब्स अवेलेबल होंगी वो मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर से आपने देखना है जो एसईओ की बिगनर लेवल की जॉब होगी उसके अंदर आप सबने यहाँ पर इजी अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपसे वो कहेगा कि आपने जो है आपकी सीवी वो अपलोड करें। तो सीवी अपलोड करने के लिए पहले सीवी क्रिएट करनी है, वो भी क्रिएट करनी आसान है। बुशरा ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सीवी क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने जाना है अपनी व्यू प्रोफाइल करना है, ठीक है। ये मोर पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको यहाँ पर बिल्ड आ रिज्यूमे का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल इस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो है ये सीवी यहाँ पे बेशक जॉब टाइटल को स्किप भी कर दे कोई, इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। स्किप करके ये आपकी सीवी जो है बहुत अच्छी एक ये तैयार कर देगा और ये सीवी आपकी प्रोफाइल के ऊपर बेस्ड होगी। तो इसलिए आपने जो इंट्रो अबाउट डालनी है अपना जो है वो यहाँ पर एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह सारी प्रॉपर डिटेल्स आप डालेंगे तो आपकी अच्छी सी सीवी बन जाएगी। तो इस सीवी को आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड एट पीडीएफ में, ठीक है। अब जॉब के सेक्शन पे आकर आपको जो जो एसईओ यहाँ पे सर्च करके एसईओ इंटर्नशिप की जॉब आपको यहाँ पर जो जो मिलती जाएगी इसके अंदर आप इजी अप्लाई करके आपके पास सीवी एक दफ़ा डाउनलोड होगी, आप लोगों ने वहाँ पर अपलोड करके उसके अंदर अप्लाई करते रहना। और दूसरा यहाँ पर आपको मज़ीद फ़िल्टर्स मिल जाएंगे कि आप लोगों ने अगर किसी रिमोट जॉब्स को सिर्फ अगर सर्च करना है तो यहाँ से आप रिमोट जॉब कर लें। फिर उसके अलावा आप लोग रिमोट अगर जॉब क्या होता है? यानी घर बैठ के ऑफिस ना जाना पड़े आपको, जो मैं करता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग जब अच्छा ये एक्सपीरियंस लेवल के अंदर या इंटर्नशिप आप लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं एससीओ लिखता हूँ सिर्फ और दूसरा यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप का फ़िल्टर ऑन कर लिया और शो रिज़ल्ट पे मैं क्लिक किया। तो अब यहाँ पर मुझको जो है इंटर्नी तक अभी फ़िलहाल इंटर्नशिप की कोई नहीं आई हुई, लेकिन आती रहती है हर थोड़े-थोड़े दिनों में इंटर्नशिप की आती रहती है। तो लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें ताकि आप इससे जो है थोड़ा-सा वो हो जाएँ, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रेंडली हो जाएँ इसके साथ थोड़े से, तो आपको जो है इसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी। एक और काम आप लोगों ने ये करना है कि इसमें ये जहाँ पे फ्रेंड्स ऐड करने का ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे जाना है, ठीक है। सर्च में जाकर एचआर टाइप करना है और एचआर टाइप करने के बाद नीचे जो डिफरेंट कंपनीज के एचआर्स आते होंगे आपने डेली बेसिस पर उनको जो है रिक्वेस्ट सेंड करते रहना है। तो डेली 15-20 मिनट लगा के ना एससीओ इंडस्ट्री के जितने भी एचआर होंगे उनको आप लोग ऐड करते रहेंगे। तो डेली अगर आप 10-15 लोग भी ऐड करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे कंपनीज के एचआर आपके साथ होते रहेंगे अटैच। और जहाँ पे भी कोई न्यू ऑप्शन आता है तो आपको जो है वहाँ पे आपकी होम फीड के ऊपर ही पता चलती रहेगी डिफरेंट एचआर की पोस्ट देके कि इस एचआर ने जो है अभी पोस्ट की है एसईओ की जॉब के रिलेटेड, ठीक है। आज के अगर सेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर हम एंड कर रहे हैं। वैसे भी घंटा पूरा होने लगा है। तो बुशरा आपको क्लियर है चीज़ें? आपका हाँ जी। क्लियर? सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दें, मेरी ऐसे असल में मैंने रीजॉइन किया था ना, थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे कहाँ थोड़ा से टाइम। मिस हुआ है? सर आपने जो लिंक्डइन में एसईओ इंटर्न से स्टार्ट किया था ना। हाँ वो सिंपल अभी तो एक तो मैंने बताया कि आपने ये क्या कहते हैं इसको प्रोफाइल बनाने के बाद माइम नेटवर्क्स के अंदर जिस तरह फेसबुक में हम फ्रेंड्स ऐड करते हैं ना, तो इसमें आपने एचआर टाइप करना है और नीचे जो एचआर्स होगी ना डिफरेंट कंपनीज की उनको जो है वो डेली के डेली कुछ ना कुछ एचआर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। इसमें कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया प्रोफाइल बनाने के बाद। और दूसरा था ये जॉब्स के सेक्शन के ऊपर आके यहाँ पे आप एससीओ लिखकर एंटर करेंगे और इसके बाद आपको एसईओ के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो नीचे मिल जाएंगी। हम इधर एक्सपीरियंस लेवल हमारा इंटर्नशिप और एंट्री लेवल ये दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो है इंटर्नशिप और एंट्री लेवल पे अभी है। यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो आ रही हैं एसईओ स्पेशलिस्ट और इस तरह की जॉब्स मोस्टली आपने कोशिश करनी है स्टार्ट में
एसईओ इंटर्न की जॉब के ऊपर आप अप्लाई करें। लेकिन इनमें भी आप कर सकते हैं, इंटरव्यूअर जब आपको कॉल करे तो आप उनको फर्स्ट में बता दें कि हमने अभी बेसिक एसईओ का कोर्स किया और हमारे बिल्कुल स्टार्ट है, हम एज एन इंटर्नशिप जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और इधर अप्लाई करने का आसान सा तरीका होता है कि इजी अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आप जो है अपनी सीवी को अपलोड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करके आगे आपको जो है अप्लाई वो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। और दूसरा सीवी बनाने का मैंने भी बता दिया। सीवी बनाने के लिए आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डाल लेनी है और वो सर्टिफिकेशन भी ऐड कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा सीवी बनाने का, बिल्ड अ रिज्यूम। ये बिल्ड अ रिज्यूम करना है, क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल यानी मेरी प्रोफाइल से सीवी बना दो, क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल पे किया तो ये जो है मेरी ये ऑप्शन आएगा, इसको बेशक आप स्किप कर दें। ये मेरी सीवी आ गई, यहाँ से मैं डाउनलोड एट पीडीएफ करूँगा तो पीडीएफ की फॉर्म में मेरे पास सीवी डाउनलोड हो जाएगी और जॉब अप्लाई करते हुए आप वो सीवी जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास जो है वो हम एंड करते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो मुझसे जो है मैसेज करके अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर ले, तो मैं इंशाल्लाह उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।